नमस्कार। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पिछले पाठ में हमने राहु के सामान्य फल की चर्चा के बारे में शुरुआत की। हमने लगन से लेकर सुख भाव तक के राहु के फल के बारे में जाना कि राहु सभी राशियों में सामान्य फल कैसे देता है। किसी राशि विशेष की बात नहीं की गई या किसी ग्रह विशेष के साथ उसकी युति की बात नहीं की गई। ये सभी फल सामान्य हैं। हमने लगन, धन, पराक्रम और सुख भाव की बात की। आज जो हम बात करेंगे वो पंचम की बात करेंगे। पंचम से हम क्या देखते हैं और राहु यहाँ पे कैसा फल देता है उसकी बात करेंगे। राहु जब पंचम में हो तो किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके इफेक्ट होते हैं। नहीं, सामान्य रूप से मैं बार बार शब्द सामान्य का प्रयोग कर रहा हूँ। किसी विशेष, किसी राशि या किसी ग्रह के साथ युति की बात नहीं कर रहा। यहाँ से हम पूर्वले कर्म की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, उच्च विद्या की बात करते हैं, बुद्धि विवेक की बात करते हैं। तो उनके ऊपर जब राशि यहाँ पे अकेला है तो कैसा फल देगा, वो इन सारी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। जब राहु पंचम भाव में हो तो इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है। कि राहु एक प्राणी के साथ अचंचेत अटैक करता है। किसके ऊपर? बुद्धि और विवेक के ऊपर। उसका अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, अपने मार्ग से भटक जाता है। और ऐसे में अगर राहु पंचम भाव में हो तो इस जातक को किसी सरकार, सरकारी अधिकारी, किसी नेता के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। उसकी हानि हो सकती है। उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। जिंदगी में एक बार वो जरूर भटकता है, कुसंगत में जरूर पड़ता है। बाद में बेशक चाहे सही मार्ग पे आ जाए, एक बार उसकी बुद्धि जरूर भ्रमित होती है। उसका अपने विवेक के ऊपर कोई निरंतर नहीं रहता। उसकी जो सोचने की शक्ति है, पावर जो है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो और यहाँ से क्या देखते हैं, संतान के ऊपर जब हम पूर्व जन्म शाप की बात करते थे तो उसके ऊपर सीधा और सीधा इफेक्ट यहाँ पे बताते थे, संतति पे, सुत क्षय की बात करते थे। तो जो सबसे पहला पूर्व जन्म के अध्याय में जो पहला शाप था वो था सर्प शाप। सिर्फ राहु की बात उस शाप में बात की गई थी। तो राहु अगर यहाँ पे है तो संतान होने में, संतान होकर मृत्यु हो जाने से या कोई अपराजित होने में किसी न किसी तरह का विघ्न डाल सकता है संतान की उत्पत्ति में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर संतान होने में या होकर कोई किसी किस्म के कोई नुकसान होने में आपको महसूस करते हैं, लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप राहु पर दृष्टि डालिएगा। और सिर्फ वहाँ हमने सर्प शाप के अध्याय के लास्ट में उपाय भी बताए गए थे कि नाग शिव की पूजा या नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके क्या उपाय होंगे, यानी उपायों की बात सभी भावों का फल कथन करने के बाद किस किस भाव के उपाय जरूरी हैं अगर वहाँ पे राहु है, और क्या क्या होने चाहिए बाद में चर्चा की जाएगी। मेरे कहने का भाव है ये, इस भाव में अगर राहु है तो वो भ्रमित करता है, बुद्धि और विवेक पे असर डालता है।
उसकी सोचने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, डिसीजन पावर जो है वीक हो जाती है, वो जल्दी जल्दी अपना डिसीजन नहीं ले सकता। तो उसके बाद अगर राहु छठे भाव में है, यहाँ पर है राहु अगर छठे भाव में है तो यहाँ पे फल अच्छा देता है। मैंने पहले ही बताया था 3, 6, 11 और 11 इनमें फल अच्छा देता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे, अपने नैसर्गिकता छोड़ देता है, क्योंकि वो अशुभ ग्रह है, कुछ ना कुछ तो पीड़ा देगा ही। तो यहाँ से अगर यहाँ पे राहु है तो सारे रास्ते को वो क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हो उसमें आने वाली रुकावटें, बंधन जो भी है, पीड़ा है, उसको जैसे कोई सड़क साफ करता है झाड़ू लेकर, ऐसे वो रास्ता क्लीन करता जाता है। इसलिए यहाँ पर स्थिति होने पर, राहु की छठे भाव में स्थित होने पर अच्छा प्रभाव देता है। उसका जो है प्रभाव सोशल लाइफ में अच्छा होता है, लोग उसको मान सम्मान करते हैं, वो अपने आप को राजाओं की तरह समझता है कि मैं सबसे बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि यहाँ से रोग ऋण शत्रुता की बात होती है, रोगों पर भी विजय पा लेता है काफ़ी हद तक शब्द कह रहा हूँ, और शत्रुओं का वो सफाया करता है, क्योंकि 3, 6 और 11 इन भावों में जब राहु होता है तो वो फल हमेशा ही अच्छे देता है। मगर इसके साथ साथ उसकी कमर में पीड़ा भी रहती है, कमर में पीड़ा रहती है, और उसके साथ जो है परेशानी शरीर के तरफ से कई बार इंसान जो है परेशान रहता है। अगर राहु का साथ, अब मैं एक बात और बताने लगा हूँ, अगर राहु के साथ यहाँ पे चंद्रमा है तो वो ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो सीधा चरित्र पर लांछन लगते हैं, और उसकी वजह से उसके ऊपर सजा भी हो सकती है, चरित्र की वजह से सजा हो सकती है, यानी तो चाहे राहु लड़की की पत्रिका में हो चाहे लड़के की पत्रिका में हो, अगर लड़के की पत्रिका है तो लड़कियों से, लड़की की है तो लड़कों की वजह से वो परेशान रहेगा अगर राहु के साथ यहाँ पर चंद्रमा है। तो 21वें और 37वें वर्ष में, विशेषकर 21वें और 37वें वर्ष में शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित रहता है। 21वें और 37वें वर्ष में अगर राहु यहाँ पे है तो शत्रु उस पर वार करने की कोशिश करते हैं और वो पीड़ित रहता है। अब बारी आती है राहु के सप्तम भाव में। अगर राहु सप्तम भाव में है तो ये है स्पाउस का स्थान, पति या पत्नी के बारे में बात करते हैं, यहाँ से भोग की बात करते हैं, जनेंद्रिय की बात करते हैं, तो जनेंद्रियों में रोग, और किसी राहु विधवा का कारक है, विधवा पत्नी है, जो पति जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी हो, यानी विधवा शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पति है चाहे पत्नी है, उससे जातक को सचेत रहना चाहिए। उससे उसके संबंध हो सकते हैं जिसके कारण उसको कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अपनी से ज़्यादा उम्र की आयु के साथी से। पति है तो औरतों से, पत्नी है कि कुंडली है तो उसको मर्दों से, अपनी उम्र से जातकों से संबंध हो सकते हैं जिसके कारण उसको पीड़ा हो सकती है, जननेंद्रियों में पीड़ा हो सकती है। तो उसके साथ वो जो
इंसान जातक है उसका स्पाउस अधिक खर्चीला, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ है तो इसकी दृष्टि कहाँ पे पड़ गई, लगन पर। तो आपस में असमंजस रहेगा, स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और उसका पति या पत्नी क्रोध वाला होगा, अचानक ही प्लानिंग करके एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे, वार करेंगे, शब्दों के तीर ज़्यादा चलेंगे और गुप्त रूप से चलेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जाएगी सप्तम भाव से। और ऐसे में राहु सप्तम भाव में हो तो स्पाउस को, पति या पत्नी को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया, जॉन्डिस, जो भी हम कहें फैटी लीवर, ऐसे रोग की तकलीफ हो सकती है। जातक के पति या पत्नी के, पति की कुंडली है तो पत्नी को, पत्नी की कुंडली है तो पति को, यानी लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। और राहु अगर अष्टम भाव में है, राहु अगर अष्टम भाव में है तो ये भाव जो है सबसे खतरनाक है। अष्टम भाव में मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, अष्टम में हो या दूसरे में हो, क्योंकि ये मार्ग धन स्थान के साथ साथ मार्ग स्थान भी है, ये आयु का स्थान भी है, यानी लंबी बीमारियों का स्थान भी है। तो यहाँ पे राहु का होना, अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, केतु धन स्थान में होगा तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। जब केतु की बात आएगी तो हम अलग से बात करेंगे, मगर राहु का यहाँ पे बैठना धन में नुकसान करता है, आयु में नुकसान हो सकता है, यानी यहाँ से लंबी बीमारियाँ हो सकती हैं। लंबी बीमारियों का कहने का मतलब है जैसे गुद्दा रोग, बवासीर, ऐसी बीमारियाँ जो लंबे समय तक चलती हैं, यानी उनका जिक्र यहाँ से किया जा सकता है। ये 32वें वर्ष में इंसान को रोगों से खतरा ज़्यादा रहता है, रोग से खतरा ज़्यादा रहता है। और यहाँ से हम देखते क्या है, यहाँ से 8वें भाव से स्वास्थ्य की बात, आयु की बात और गुप्त अंगों की बात यहाँ से की जाती है। तो इन सभी में वो बाधा डालने की कोशिश करेगा। 60 वर्ष की आयु में अगर राहु यहाँ है तो मृत्यु का भय भी हो सकता है 60 वर्ष की आयु में। तो जहाँ तक राहु के अष्टम भाव की बात है तो धन की बर्बादी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि है धन अर्जित करने में भी और धन में को बर्बाद करने में भी। अचानक कोई ना कोई खर्चा जो है उसका निकला ही रहेगा, यानी तो ऐसे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, राहु के मान लिए शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रह कौन से है, गुरु, शुक्र, पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा या बुध, ये जो शुभ ग्रह अगर इनकी दृष्टि है तो 25वें वर्ष में फिर भी रोगों के कारण जातकों को कष्ट रहेगा। 25वें वर्ष में की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोगों के कारण कष्ट रहेगा ही रहेगा। तो वो राहु जो है ना अपनी रास्ते से भटकाता है, क्योंकि प्लानिंग के साथ पता रहे इंसान को उसी समय बात पता चलती है ये बात होने वाली है या हो गई है एट द लास्ट मोमेंट पर आकर। सो ये हमने पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम की बात की। तो अगली वीडियो में हम बाकी जो 4 भाग इनकी बात करेंगे और साथ के साथ उपाय की बात करेंगे भी किन किन भावों के उपाय अगर राहु उनमें है तो उनको उपाय कर लेने चाहिए।
क्या करने चाहिए उसकी बात करेंगे। सो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत